बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटे चैप्टर 24 हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम एवोल्यूशन। पेज 222 जो है 222 जो है वो निकाल लें। तो पहला बेटा जी जो हेडिंग है वो आपके सामने मैंने लिखा है एवोल्यूशन जो है कि पहला पैराग्राफ का हेडिंग क्वेश्चंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड अर्थ। तो जरा देखिए इसमें क्या बयान किया जा रहा है। ऑन इट हैव बीन ऑन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी बहुत पुराने दौर से जो है वो हम जिंदगी की इब्तिदा और प्लेनेट अर्थ की इब्तिदा के मतलब जानना चाहते हैं कि ये कहाँ कैसे पैदा हुए। इसी तरह से बेटा जी हम जो है वो ये भी जानना चाहते हैं concerned with the origins, like how old the planet Earth, how long has life been on Earth, how did life arise on Earth, how did a certain animal species come into existence. तो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस कम फ्रॉम साइंटिफिक इंक्वायरी। जो है हम इन सवालों का जवाब जो है वो साइंसी तहकीक की बुनियाद पर ही दे सकते हैं। तो और वो हमारे पास कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, ठीक है ना जी, जो भी हम बात कहेंगे उसके मतलब। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बेटा जी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से मुराद एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जी। तो पहले बेटा डेफिनेशन एवोल्यूशन की आपकी किताब में लिखी हुई है। एवोल्यूशन रेफर्स, बेटा रेफरेंस हवाला होता है, हवाला दिया जाता है, यानी एवोल्यूशन का लफ्ज जाहिर करता है ये किस किस्म की स्टडी का हवाला देता है। मैंने लिख दिया बयान करता है टू द प्रोसेसेस, उन तमाम प्रोसेसेस को दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ यानी स्पीशीज ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू द वास्ट डाइवर्सिटी दैट वी ऑब्जर्व टुडे। यानी एवोल्यूशन उन तमाम प्रोसेसेस को बयान करता है जिनके जरिए से प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो है वो पुराने दौर की जो स्पीशीज है वो आज के दौर की स्पीशीज में तब्दील हुई। अच्छा जी, डेफिनेशन के बाद बेटा जी जो बाकी रह गया है सेकंड पैराग्राफ, उसका हेडिंग आप क्या बना दे, इंट्रोडक्शन। तो बेटा ये एवोल्यूशनरी चेंजेस इज बेस्ड मेनली ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एवोल्यूशन के ये जो जैसा जो प्रोसेसेस हैं वो उन इंटरेक्शंस की वजह से पैदा होते हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस की उन इंटरेक्शन से पैदा होते हैं। इंटरेक्शंस का मतलब है गिव एंड टेक, जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के साथ करते हैं, एनवायरनमेंट को कुछ देते हैं या एनवायरनमेंट से कुछ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करते हैं, उनको एवोल्यूशनरी चेंजेस यहाँ पे कहा गया है। तो जब कभी हम लफ्ज़ डार्विन एवोल्यूशन का जिक्र करते हैं तो बायोलॉजी में डार्विन का नाम जो है वो ज़रूर कम्स इन अवर माइंड इमीडिएटली, ठीक है ना जी, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु आर्ग्यूड, जिसने दलाइल दिए, ठीक है ना, फॉर एविडेंस, फ्रॉम एविडेंस, एविडेंसेस की मदद से, दैट स्पीशीज वर नॉट स्पेशली क्रिएटेड, यानी कि स्पीशीज जो है वो किसी खास फोर्स ने पैदा नहीं की बल्कि इन द प्रेजेंट फॉर्म, बट दे हैड इवॉल्व फ्रॉम इंसेस्ट्रल स्पीशीज, बल्कि ये इंसेस्ट्रल स्पीशीज से पैदा हुई हैं। तो बेटा जी ही आल्सो प्रपोज्ड ए मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन विच ही टर्म्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो बेटा जी शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन जी। तो अब वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, तो इसमें बेटा जी दो पॉइंट्स आने हैं। तो जरा देखें इन्हें। बिड का मतलब होता है बहस, बिड का मतलब क्या होता है, बहस जी। एक बात जो है टू एक्सप्लेन द काज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, के जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ लाइफ से हमारा यहाँ पे जानदार मुख्तलिफ किस्म की जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लेनेट अर्थ पे हैं, इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग देम्स, और उनके दरमियान में जो आपस में तल्लुक पाया जाता है। टू स्कूल्स ऑफ थॉट, दो किस्म की सोच रखने वाले स्कूल्स, यानी दो किस्म के लोगों के ग्रुप्स हैं जो है अमर्ज्ड इन अर्ली 19th। तो पहला बेटा जी क्रिएशनिस्ट दैट बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं,
दूसरे नंबर पर जो है वो आ जाते हैं जी एवोल्यूशनिस्ट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ नेचर, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्रिएशनिस्ट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बिलीव करने वाले एवोल्यूशनिस्ट, यानी जो एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है बेटा जी, आप अपनी किताब में यहाँ पे हेडिंग बना देंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, शॉर्ट क्वेश्चन पेपरों में आने वाला। According to theory of special creation, all living things came into existence in their present form, specially and specifically created by nature। यहाँ पे नेचर अल्लाह ताला है, ठीक हो गया ना जी। अल्लाह ताला ने इस तमाम मखलूक़ात को, हर चीज़ को एक ख़ास तरीके से जो है वो ख़ास तरीके से पैदा किया है। तो among the scientists who believed in divine creation, अल्लाहमी क्रिएशन के ऊपर वाज कार्लस लीनियस, जो कि 1707 में पैदा हुए और 1778 में फौत हुए जी। तो बेटा जी जो इसी कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वो स्पेशल क्रिएशन का सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग क्या बनाएंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन क्या होता है, बैकग्राउंड। कॉन्टेक्स्ट मीन बैकग्राउंड जी ऑफ एवोल्यूशन। तो the idea that organisms might evolve through time with one type of organism give rise to another type of organism, ancient one, ये बड़ा पुराना आइडिया है, ठीक हो गया ना जी। तो exist from the days of Aristotle, अरस्तु के दौर से यानी ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल recognize that organisms range from relatively simple to very complex structures, ठीक है ना जी। वो उसने रिकॉग्नाइज यानी कैटेगराइज किया था सिंपल एनिमल्स को और कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स को। अच्छा जी, हाउएवर द प्रेजेंट डे कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन ए नॉन हिस्ट्री। तो टेबल 24.1 बेटा जी जो है लीनियस, जिसका लाइफ पीरियड 1707 से 1778, अचीवमेंट्स सॉल्व्ड एंड फाउंड ऑर्डर इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके दरमियान में उसको एक तल्लक मिला। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर नेमिंग स्पीशीज। लामार्क 1829 पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसने बकायदा लामार्किज्म के नाम से इसकी थ्योरी को किस नाम से पुकारा जाता है, लामार्किज्म, ठीक है ना जी। थ्योरी जिसको बड़े कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ डिजायर्ड इनहेरिटेंस, बकायदा इसकी थ्योरी का ये भी नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये भी इसकी जो है ना वो थ्योरी का एक नाम है। बहरहाल आपके सिलेबस में से अब ये निकाल दी गई है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये लामार्किज्म या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से पुकारी जाती है। तो बड़ा जी जो है मेल्थस 1766-1834 पब्लिश ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। प्रिंसिपल से मराद यहाँ पे कंसेप्ट है। तो क्यूवियर 1769-1830 कंट्रीब्यूटेड मच टू द साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है ना जी। एंड एक्सप्लेन्ड अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म, और जो है कैटास्ट्रोफ होल नॉट तबाही, ठीक है ना जी। तो वोल्केनिक करप्शन की वजह से प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो है इतनी ज़्यादा तबाही आई कि पहली तमाम स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, ये एक कंसेप्ट है। तो बहरहाल लायल 1797 to 1875 पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। बड़ी जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ, लैंड पोर्शन, स्टडी ऑफ अर्थ, लैंड वाला पोर्शन, रॉक वाला जो होता है उसको। तो बड़ा जी डार्विन जो है 1809-1882 वायज ऑफ बीगल, बीगल समुद्री जहाज का नाम है और समुद्री सफर को वायज कहते हैं। बिगेन हिज नोटबुक्स ऑन द रीजन ऑफ स्पीशीज, रोड हिज एसे ऑन द रीजन ऑफ स्पीशीज। मेंडल जो पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस एंड सेंट दिस थ्योरी हिज थ्योरी टू डार्विन। तो बेटा जी अब पेज 223 पे फिर टेबल के नीचे जो पैराग्राफ है उसका आप हेडिंग क्या बनाएंगे, वर्क ऑफ कार्लस लीनियस, वर्क ऑफ कार्लस लीनियस। तो कार्लस लीनियस का जो काम है, कार्लस लीनियस का, let us now discuss some details of work done by the scientists. As you know, Carolus Linnaeus in the 18th century classified organisms. He grouped similar species in the same genus and similar genera in one family. A century later, the taxonomic system of Linnaeus, Linnaeus का ही बनाया हुआ taxonomic system जो है
बिकेम ए फोकल पॉइंट, बहुत ज़्यादा तवज्जा उसको बन गया। जो है वो डार्विन्स आर्गूमेंट्स, डार्विन्स के जो दलाइल थे कि स्पीशीज़ जो है आज की स्पीशीज़ पुराने दौर की स्पीशीज़ से पैदा हुई हैं, तो वो कहता था जी ये जो चले मेरी बात अगर गलत है तो फिर कार्लस लिनियस की बात भी गलत है, क्योंकि उसने तो कहा है कि जी एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दें, डिफरेंट स्पीशीज़ को एक ग्रुप में उसने क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि वो एक इंसेस्टर से पैदा हुई होंगी। हम भी अभी थ्योरी में हैं, कन्फर्म हमें भी नहीं है। डार्विन ने थोड़ा भी एवोल्यूशन अपनी आंखों से देखी थी, ठीक है ना जी। मैं खुद बताते खुद एक क्रिएशनिस्ट हूँ जी। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। बेटा जी अगला टॉपिक शुरू हो गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला हेडिंग बनाएं पहले पैराग्राफ का, वन ऑफ द स्पेकुलेशंस। बड़े स्पेकुलेशंस कहते हैं मफरूजात, शुबा, शक, ठीक है ना जी। डिटेल्स ऑफ द वर्क डन बाय दी साइंटिस्ट जो है स्पेकुलेशन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज दैट इट मे बिगेन डीप इन द ओशियंस इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स कॉल्ड हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यानी जिंदगी की इब्तदा जो है वो समुंदर की गहराई में पाए जाने वाली जो पानी के गर्म पानी के चश्मे हैं वहाँ कहीं हुई थी। दीज वेंट्स कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर द ओरिजिन। यानी ना सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बल्कि एनर्जी भी प्रोवाइड की जिंदगी की इब्तदा के लिए, ठीक है ना जी। तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ऐसा हमारे पास क्या सबूत है? बायोलॉजी कहती है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, बायोलॉजी कहती है कि एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आर्ची बैक्टीरिया दैट टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस and seem to have undergone less evolutionary changes than any other living species support this vent hypothesis। यानी अभी भी गर्म पानी के चश्मों में कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, तो जो कि इस बात का एक हवाला दिया गया है इस किताब में। बहरहाल एवोल्यूशन ऑफ सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस, बड़े सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग क्या बना देंगे आप? एवोल्यूशन ऑफ सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो The nutrients produced in primitive environment, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वो जो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोकैरियोट्स को पैदा कर रहे थे और प्रोकैरियोट्स की लाइफ को मेंटेन भी कर रहे थे, वुड हैव लिमिटेड अर्ली लाइफ, वो महदूद हो गए होंगे, खत्म हो गए, ठीक है ना जी। इफ लाइफ वर टू कंटिन्यू, अगर वहां पे जिंदगी को अब जारी रहना था, उन पैदा होने वाले सेल्स को जिंदा रहना था, तो अनदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट वाज नीडेड, तो उनको एक और, तो फोटोसिंथेसिस प्रोबेबली फ्रीड लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस की इब्तिदा ही प्रोबेबली लीव्ड फ्रीड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिविंडलिंग। डिविंडलिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है। तो बेटा जी दी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर्स। बेटा मैंने आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में बैक्टीरिया वाले टॉपिक में सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का काम करवाया हुआ है, वो ज़हन में रखें। अगर नहीं पता चल रहा तो दोबारा से वो चैप्टर जाकर देख लें, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का जी। हाँ ठीक है। तो अब बेटा जी जो है लेटर जो है वो, लेकिन फिर जारी बात है उस पानी के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी खत्म हो गई होगी, तो फिर क्या हुई? यहां से आप हेडिंग बनाएं एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कहां से बेटा जी? कार्बन डाइऑक्साइड शुगर्स के बाद जो लाइन शुरू हो रही है उसका हेडिंग क्या बनाएंगे? एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यहां से शुरू हो गया। लेटर वाटर सर्व्ड द सेम पर्पस एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस बिगेन टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर। पहले वो पानी में जमा हुई होगी, फिर पानी में तो ऑक्सीजन एक थोड़ी मकदार में आल होती है, तो फिर बाकी ऑक्सीजन क्या होगी? पानी में से बबल्स बनाती हुई बाहर एयर में चली गई। एयर में उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, तो एयर में जब ऑक्सीजन गई तो ये हाइपोथेसिस है बेटा जी। तो उसके साथ क्या हुआ होगा? वो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रेडिकल्स में तब्दील हुई होगी, और रेडिकल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस में तब्दील हो गए होंगे? ओजोन में। तो ये ओजोन की इब्तिदा हो गई। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस से किसकी इब्तिदा हो गई? ओजोन की इब्तिदा हो गई। अब जरा देखें तो ओजोन जो है in the upper atmosphere began to filter the ultraviolet radiation from the sun, the reducing atmosphere। पहले उस एटमॉस्फेयर में, फिजा में ऑक्सीजन थी ही नहीं,
अब ओजोन आ गई है, ठीक है ना जी। तो अब वो रिड्यूसिंग से क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आल्सो मीन दैट लाइफ कुड नो लॉन्गर अराइज एबायोटिकली। अब यही एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, क्योंकि अब जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया है, तो इसलिए अब जो है वो नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें पैदा नहीं हो सकती। चलो हमें क्या बड़ा यहाँ से हेडिंग बनाए, एबायोटिकली के बाद क्या हेडिंग बनाए, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स जी। द फर्स्ट सेल वर मोस्ट लाइकली वेरी सिंपल प्रोकैरियोटिक फॉर्म। जो पहला सेल पैदा हुआ होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल ही होगा। द प्रोकैरियोट मे हैव राइजन मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना जी। आज से तकरीबन जो है वो 3.5 करोड़ साल पहले जो है प्रोकैरियोटिक सेल की इब्तिदा हुई होगी। ये हमारा एक मफरूजा है। यूकैरियोट्स आर थॉट टू हैव फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। और उन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल से कोई यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोट्स की इब्तिदा जो है वो 1.5 बिलियन, 1.5 करोड़। तो इसका मतलब 2 करोड़ साल इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर कौन रहे, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोट्स ही रहे। तो बेटा जी आगे चलते हैं। दी यूकैरियोट्स, यहां से हेडिंग बनाएंगे दी 1.5 बिलियन ईयर एगो के बाद। अब यहां पर जब हेडिंग क्या बनाएंगे, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। द यूकैरियोटिक सेल माइट हैव इवॉल्वड फ्रॉम व्हेन ए लार्ज एनारोबिक लिविंग विदाउट ऑक्सीजन अमीबाइड प्रोकैरियोट। अमीबा की शक्ल का कोई प्रोकैरियोटिक सेल होगा, इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया, उसने एरोबिक बैक्टीरियम को अपने अंदर खा लिया होगा, ठीक है नहीं, फूड वैक्यूल बनाते हुए, एंड स्टेबलाइज देम इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग देम। दिस आइडिया इज नोन एज एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। फिगर 24.1 ए बेटा जी आप अगले पेज 224 पे देख सकते हैं। तो एंड फर्स्ट प्रपोज बाय लिन मॉर्गेलस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। वो अमीबाइड बैक्टीरियम के अंदर वो जो बैक्टीरियम गया वो किस में तब्दील हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हो गया। इसी तरह से अगर जो है वो किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को उसने अंदर ले लिया तो अंदर बना के उसको फिर क्या बना लिया, उसने क्लोरोप्लास्ट बना लिया। इस तरह से अपने न्यूक्लियस को भी उसने बना लिया। तो ये बड़ा पोजेशन ऑफ दीज माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एंडोसिम्बियोट्स ब्रॉट द एडवांटेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टू द होस्ट। तो पेज 224 पे आ जाए। फ्लैजेला जो है वो कैसे पैदा हुए होंगे जी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो बड़े विप लाइक स्ट्रक्चर्स में हैव राइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट सिमिलर टू स्पाइरल शेड बैक्टीरिया। उसने कि स्पाइरल शेड बैक्टीरियम को पकड़ के अपना फ्लैजेलम बना लिया होगा। तो इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट रिजेंबल्स प्रेजेंट डे साइनोबैक्टीरियम कुड हैव लेड टू एंडोसिम्बियोटिक डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। बेटा जी अगला पैराग्राफ जो 224 पे सेकंड पैराग्राफ है उसका हेडिंग आप बनाएंगे क्या जी, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। फिगर 24.1 बी। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस बेटा जी अनदर हाइपोथेसिस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स प्रपोज दैट प्रोकैरियोटिक सेल, कि वो जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल होगा यानी कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल ने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करना, अंदर को फोल्डिंग किया होगा टू इनक्लोज कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इस तरह से न्यूक्लियस की इब्तिदा कर दी। दिस इन्वेजिनेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंटिटीज। ये एंटिटीज कौन है, ऑर्गेनेले हैं इन अ सिंगल सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। तो these entities could then have evolved into eukaryotic mitochondria, nucleus, chloroplast etc. तो बेटा जी आप किसके साथ हैं मुझे नहीं पता, मैं तो एवोल्यूशन के साथ ही नहीं हूं जी। आखिरी पैराग्राफ जो 224 पेज का, एवोल्यूशन ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जी। तो वट एवर द एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के, वो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस से पैदा हुए होंगे या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो द फॉर्मेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल लेड टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि इसके नतीजे में जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फिर जो है वो स्पीशीज़ प्रजातियाँ
जानदारों की इकसाम पैदा हो गई होंगी। एट फर्स्ट दीज न्यूली फॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एग्जिस्टेड ओनली बाय देमसेल्व्स, पहले ये यूनिसेलुलर थे। लेटर हाउएवर सम प्रोबेबली इवॉल्वड इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इन विच वेरियस सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू टिश्यू, विच वो टिश्यूज बन गए, टिश्यूज के बनने का मतलब है ऑर्गन्स बन गए, ठीक है, फॉर मेनी डिफरेंट फंक्शंस। दीज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स देन अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू लाइफ इन ए ग्रेट वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। बड़ा कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे चला, तो हम सबको हामी नासर आमीन, शुक्रिया।